हेलो एवरीवन। आज का जो टॉपिक है वह है उत्तरवर्ती मुगल साम्राज्य। उत्तरवर्ती मुगल साम्राज्य जो है ये मॉडर्न हिस्ट्री का टॉपिक है, इसलिए मैं जो है आप लोगों को इसके बारे में बता रहा हूँ। और इसके पहले थोड़ा सा हम जो है मुगल साम्राज्य के बारे में बताते हैं, जिससे आप लोग इसको समझ सकें, जान सकें कि इतना बड़ा साम्राज्य जो है वह कैसे बिखर जाता है। तो 1526 में पानीपत का प्रथम युद्ध होता है और वह युद्ध होता है बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच, और बाबर की जो है विजय होती है और वहाँ से मुगल साम्राज्य की स्थापना होती है। फिर उसके बाद बाबर के बाद उसका पुत्र हुमायूं गद्दी पर बैठता है और हुमायूं का जो संघर्ष होता है वह एक अफ़गान शासक था, शेर शाह सूरी, उससे जो है उसका संघर्ष होता है। और उस समय हुमायूं जो है संघर्षों में जूझता है। फिर उसके बाद अकबर का शासनकाल आता है और अकबर जो है वह मुगल साम्राज्य का वास्तविक संस्थापक माना जाता है और उसको जो है अकबर द ग्रेट भी कहा जाता है। उसके काल में जो है वो मुगल साम्राज्य बहुत ज़्यादा भारत में विस्तार किया। और एक बात ध्यान रखें, अकबर के बाद जो है उसका लड़का जहांगीर, जहांगीर के बाद शाहजहां और शाहजहां के बाद फिर औरंगजेब। औरंगजेब की मृत्यु जो है वह 1707 में हो जाती है। इसका मतलब 1526 से 1707 तक जो है वह मुगल साम्राज्य का चरमोत्कर्ष काल था। वह सबसे ज़्यादा उसने उन्नति की थी। और 1707 से 1857 तक जो है उसका कार्यकाल मुगलों का जो है वह एकदम से समाप्त होने की ओर आ जाता है। इसीलिए इसको उत्तरवर्ती मुगल साम्राज्य कहा जाता है। एक बात और ध्यान दे लें कि इस काल में जो शासक हुए उनका शासन जो है वो बहुत कम था, बहुत कम था। जहाँ तक आप 1526 से 1707 तक में 3-4 जो है सम्राट हुए हैं, उसके बाद जो है वो कई सम्राट बदल जाते हैं। और जब वो बदल जाते हैं तो उसका कारण क्या था? उनकी अयोग्यता थी, उनकी अक्षमता थी, अक्षमता, और उनका कहीं न कहीं जो है विलासीपूर्ण जीवन था। यह सब कारण था। और थोड़ा सा मुगल साम्राज्य के पतन के कारण के भी बारे में हम चर्चा कर लेते हैं। तो पहला कारण था उसका केंद्रीकृत व्यवस्था का कमजोर होना। केंद्रीकृत व्यवस्था का कमजोर होना, क्योंकि मुगल साम्राज्य वो बहुत बड़ा साम्राज्य था। आप दक्कन में वो जो है मराठा और मालवा और हैदराबाद और उत्तर भारत में उनका था ही, चाहे वो पश्चिम बंगाल रहा हो, अवध रहा हो, इन सब के क्षेत्रों में, दिल्ली आगरा के ही क्षेत्र, इन सब क्षेत्रों में उनका शासन था। अब जो है केंद्रीकृत व्यवस्था का होना, का कमजोर होना, उसके बाद औरंगजेब की धार्मिक कट्टरता, यह भी मुगल साम्राज्य के पतन का कारण बनी। और उसके बाद जो हम देखते हैं वह थे उत्तराधिकार का युद्ध। मुगलों में जो नीति थी वह ऐसा कोई नियम नहीं बना था कि पहले पुत्र के बाद उसका दूसरा, उसकी मृत्यु के बाद उसका ज्येष्ठ पुत्र राजा बनेगा, ऐसा कोई नियम नहीं था। उनमें उत्तराधिकार संबंधी युद्ध होता था। उत्तराधिकार संबंधी
युद्ध होता था और दक्षिण में लंबे समय तक युद्ध चलता रहा। यह भी मुगल साम्राज्य के पतन का कारण बनता है। और आगे हम देखते हैं कि यह सब जो कारण होता है उसमें आपका है औरंगजेब की धार्मिक नीति, उत्तराधिकार युद्ध, अयोग्य उत्तराधिकारी भी थे और दक्षिण के बहुत समय तक जो है युद्ध होते हैं। यह भी मुगल साम्राज्य के कारणों में महत्वपूर्ण कारण बनता है। एक बार आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लें और अब मैं जो है आप लोगों को विस्तृत मात्रा में, विस्तृत क्षेत्र के हिसाब से जो है आपको वर्णन करता हूँ, बताता हूँ। औरंगजेब के 4 पुत्र थे। औरंगजेब के 4 पुत्र थे। अब थोड़ा सा एक बात और बता दूं, वो धार्मिक कट्टर तो था ही, लेकिन वो अपने बात पर अड़िग भी बहुत रहता था। उसकी कट्टरता उसके घर में भी बहुत ज़्यादा थी, उसके मुगल दरबार में भी बहुत ज़्यादा थी। उसका एक आपको उदाहरण बताता हूँ। जब गोलकुंडा की विजय करने वो चलता है और उसने आदेश दिया था कि जो है हम गोलकुंडा पर विजय प्राप्त करेंगे, तो उसी समय उसका पुत्र जो मुअज्जम जिसका नाम था, जो बाद में बहादुर शाह प्रथम बना, और उसने जो है उसने केवल कह दिया कि युद्ध क्यों, गोलकुंडा पर अटैक क्यों करें, आक्रमण क्यों करें। इतने पर वो क्रुद्ध हो जाता है और मुअज्जम को जो है 12 साल की कैद कर देता है और उसको ग्वालियर में के किले में, ग्वालियर की जेल में उसको बंद कर देता है 12 साल के लिए। उसकी कट्टरता का एक और उदाहरण, उसने संगीत पर जो है प्रतिबंध लगा दिया था। जालीदार कपड़े जो है, जो उस रानियां उस समय पहनती थी, उसको भी उसने बंद कर दिया था। यहाँ तक कि वो संगीत की अर्थी निकलवाया था। यह उसकी कट्टरता के लक्षण है, उसकी कट्टरता के लक्षण हैं। अब हम देखते हैं उसके 4 पुत्र थे, उसमें 3 मुख्य हैं। उसमें मोहम्मद आजम, मुअज्जम, कामबख्श, और पहला जो पुत्र था वो था, उसका नाम था अकबर द्वितीय। अकबर द्वितीय जो था, उसके काल में जो है उसने उपद्रव क्या, विद्रोह कर दिया था। उसी के काल में उसने विद्रोह कर दिया था और इसी के कारण वो दक्षिण भारत चला जाता है। और फिर जो है उसके बारे में इतिहास में वर्णन नहीं मिलता है। केवल 3 पुत्रों के बारे में उसके वर्णन मिलता है, इतिहास में है, और वो है पहला पुत्र, उसका नाम मुअज्जम, आजम और कामबख्श। अब यहाँ बात ध्यान दें आप लोग, 1707 में औरंगजेब की मृत्यु हो जाती है। उसके बाद जो है, उसकी मृत्यु के बाद उसके पुत्रों में उत्तराधिकार संबंधी संघर्ष होता है, या यूं कह लें उत्तराधिकार संबंधी युद्ध होता है। और जब वो मृत्यु उसकी होती है, तब उनके पुत्रों की दशा वो क्या थे उसके बारे में भी आप देखें। तो मुअज्जम जो था वो काबुल का गवर्नर था उस समय, काबुल का उसको कह सकते हैं आप सूबेदार या गवर्नर। उसी तरीके आजम जो था, वह आजम गुजरात का गवर्नर था, अर्थात गुजरात का सूबेदार था। और कामबख्श जो है, कामबख्श दक्कन का सूबेदार या गवर्नर था।
जब उसकी मृत्यु की समाचार जो है इन तीनों भाइयों को प्राप्त होता है, तब जो है उत्तराधिकार के लिए युद्ध होता है। और वह युद्ध हुआ था सबसे पहले जो युद्ध हुआ था वो मुअज्जम और आजम के बीच हुआ था। मुअज्जम और आजम के बीच में युद्ध हुआ था 1707 में। और यह स्थान था जजऊ। यह आगरा और भरतपुर के बीच में एक स्थान पड़ता है, वहीं पर यह युद्ध हुआ था 1707 में। और इस युद्ध में जो है कामबख्श वो मुअज्जम जो है विजयी होता है। मुअज्जम जो है विजयी होता है और यह 1707 में युद्ध हुआ था। 1707 में युद्ध हुआ था। और जब अगला युद्ध जो है उसके भाई कामबख्श के बीच में होता है, वह युद्ध होता है 1709 में, मुअज्जम और कामबख्श के बीच। मुअज्जम और कामबख्श के बीच में दक्कन में युद्ध होता है। और इस युद्ध में भी जो है वो मुअज्जम विजयी होता है, अर्थात पहले वाले भाई से लड़ा आजम से, तब भी वो विजयी हुआ जजऊ युद्ध में। और जब दूसरा युद्ध वो कामबख्श से करता है तब भी वो विजयी होता है। और वह जो है मुगल साम्राज्य की गद्दी पर सिंहासनारूढ़ होता है। मुगल साम्राज्य की गद्दी पर सिंहासनारूढ़ होता है। और उसका नाम जो था वह नाम था बहादुर शाह प्रथम। इस नाम से वह लोकप्रिय हुआ। और उसका असली नाम जो था, उसका असली नाम था मुअज्जम। उसका असली नाम था मुअज्जम। और इसको जो है शाह ए बेखबर के भी नाम से जाना जाता है। अब यहाँ आप जो है ध्यान दे लें, 1707 से 1712 उसका कार्यकाल है, 1707 से 1712। फिर उसके बाद जो है बहादुर शाह प्रथम हो गया। फिर बहादुर शाह प्रथम के बाद जो है दूसरा उत्तराधिकारी जो बनता है उसका नाम था जहांदार शाह। उसका नाम था जहांदार शाह। और जहांदार शाह का कार्यकाल 1712 से 1713 अर्थात 1 वर्ष इसका कार्यकाल था, 1712 से 1713। फिर उसके बाद फर्रुखसियर को जो है घृणित कायर भी कहा जाता है, उसको घृणित कायर कहा जाता है। और उसका कार्यकाल जो था वो 1713 से 1719, 1713 से 1719। फिर जो है 1713-1719 घृणित कायर। और उसके बाद अगला जो है वो सम्राट बनता है मुगल साम्राज्य का, उसका नाम था रफ़ी उद दरजात। इसका कार्यकाल 28 फरवरी से 4 जून 1719। देखिए ये दो जो ऐसे मुगल सम्राट होते हैं, रफ़ी उद दरजात और रफ़ी उद दौला, ये दोनों जो है बहुत कम उम्र में 19 वर्ष की अवस्था में जो है वो मुगल सम्राट बने थे। अल्पवयस्क कहा जाएगा। और बहुत कम समय के लिए भी बने थे, बहुत कम समय भी था और इनकी योग्यता भी कम थी। और ये इसका कार्यकाल 28 फरवरी से 4 जून 1719। रफ़ी उद दौला का 4 जून से 17 सितंबर 1719 इसका कार्यकाल। फिर मोहम्मद शाह, इसको रंगीला के नाम से इतिहास में जाना गया, 1719 से 1723
1748। फिर अहमद शाह जो है 1748 से 1754। फिर जो है आलमगीर द्वितीय 1754 से 1758। कहीं कहीं किताब में 1759 भी दिया गया है। फिर शाह आलम द्वितीय 1760 से 1806, 1760 से 1806। फिर अकबर द्वितीय इसका कार्यकाल 1806 से 1837। फिर जो है बहादुर शाह जफर या बहादुर शाह द्वितीय भी इसको कहा जाता है, और इसका कार्य 1837 से 1857। आप लोग इसको याद कर लें, कंठस्थ कर लें। हर एग्ज़ाम में जो महत्वपूर्ण एग्ज़ाम है, वो चाहे जिस तरीके के एग्ज़ाम हो, चाहे सिविल सेवा के हों या इंस्पेक्टर के हों या फिर यूपी पीसीएस हो या अन्य राज्यों की पीसीएस परीक्षाएं हो, सब में जो है ये एग्ज़ाम में पूछा जाता है। और इसका कालक्रम आपको दे देगा कि आप 4 विकल्प दिया रहेगा, उसके साथ कार्यकाल रहेगा, उसको दिया जाएगा कि मैच करें, मिलाएं। फिर कौन, या ये दिया जा सकता है कि कौन इसमें किसका कार्यकाल गलत है, इसको आप टिक करें, या फिर जो है अन्य तरीकों से भी पूछा जा सकता है। इसलिए इसको कंठस्थ करना, याद करना आपकी जिम्मेदारी है। और आप जो है हमारे लेक्चर को सुनते रहेंगे तो आपको कंठस्थ हो जाएगा। अब ध्यान दे लें, अब जो है हम शुरू करते हैं बहादुर शाह प्रथम को लेते हैं। अब बहादुर शाह प्रथम जो है वह सबसे ज़्यादा उम्र का शासक था। जब वह गद्दी पर बैठता है, विराजमान होता है, सिंहासनारूढ़ होता है, तब जो है उसकी उम्र 63 साल थी। अब इससे आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि वह किस तरीके का शासन कर सकता है। तो उसकी सबसे पहली जो नीति थी वह थी समझौतावादी नीति। उसकी नीति थी समझौतावादी नीति, अर्थात किसी से बैर न लेना, समझौता करके चलना। और इसीलिए जो है जो सिख गुरु थे, चाहे वो गुरु अर्जुन देव रहे हों, चाहे वो गुरु तेग बहादुर रहे हों, सबसे जो है 9 गुरु, लगभग 7-8 गुरुओं से जो है मुगलों का सिख गुरुओं से संघर्ष चलता रहा। और इसने जो है बहादुर शाह प्रथम ने सिखों के अंतिम गुरु गोविंद सिंह से जो है मित्रता कायम की और उन्हें उच्च मनसबदार का पद दिया, और मेल मिलाप कायम किया। और उसने क्या किया, उसने जो है शाहू की रिहाई की। 1707 में जो है शाहू की रिहाई की। शाहू के बारे में थोड़ा सा बता दूं आप लोगों को। जो मराठा राज्य था, जिसकी स्थापना जो है शिवाजी ने की थी, और शिवाजी जो है वो मराठा राज्य की स्थापना 1674 ईस्वी में करते हैं। 1674 ईस्वी में करते हैं, और उन्होंने छापा मार युद्ध प्रणाली विकसित की थी स्वयं। और उनके पुत्र संभाजी, और संभाजी के पुत्र जो थे उनका नाम था शाहू जी, अर्थात शिवाजी के वो पौत्र थे। और औरंगजेब ने जो है वो मराठा राज्य पर अटैक किया था,
और राजा राम को जो है, राजा राम युद्ध करते हुए वीर गति को प्राप्त हुए थे और उनके पुत्र को जो है वो उठा लाया था औरंगजेब, और साहू जी का जो है उनका लालन पालन जो है वह मुगल दरबार में होता है। और उनका जब लालन पालन मुगल दरबार में होता है और लास्ट में जो है एक ताराबाई जो हैं, वो ताराबाई उस समय मराठा राज्य की जो है अंगरक्षक थी और उनके काल में जो है वो मराठा राज्य चल रहा था। और औरंगजेब, मुगलों की एक चाल थी, 1707 में जो है वो साहू जी को रिहा करते हैं और साहू जी और ताराबाई के बीच जो है वो संघर्ष चलता है और उस संघर्ष के कारण मुगलों को काफ़ी समय तक जो है वो शांति बनी रहती है। इसीलिए जो है वो चालबस जो है 1707 में जो है वो साहू जी की रिहाई करते हैं, साहू जी की रिहाई करते हैं। उसके बाद जो है चूंकि जो गुरु गोविंद सिंह थे उनके 2 पुत्रों को सरहिंद की दीवार में जो है औरंगजेब ने चुनवा दिया था, इसीलिए सिख जो है वह बहुत क्रुद्ध हुए और गुरु गोविंद सिंह की मृत्यु के बाद जो है वो बंदा बैरागी जो है वो सिखों का जो है वह एक नेता बन कर के उभरता है। और जब वह नेता बन कर के उभरता है तब 40,000 सैनिक जो है वो इकट्ठा होते हैं और सरहिंद पर वो अटैक कर देते हैं। और सरहिंद पर जब अटैक कर देते हैं तब वो जो है वहाँ का जो सूबेदार था वजीर खां, उसको जो है मार डालते हैं और सरहिंद पर जो है वो अपना शासन स्थापित करते हैं। इसी तरीके लाहौर पर भी जो है वो अटैक करते हैं और इस तरीके उस बंदा बहादुर ने जो है वह बहादुर शाह प्रथम को जो है युद्ध में मार गिराया था, युद्ध में पराजित कर दिया था और बहादुर शाह का काल जो है वहाँ पर समाप्त होता है। तो बहादुर शाह जो है उसका बंदा बैरागी ने उसको युद्ध में समाप्त किया था। एक बात आप और ध्यान दे लें, सर सिडनी ओवेन, सर सिडनी ओवेन जो है आवेन या ओवेन, यह एक अंग्रेजी ब्रिटिश इतिहासकार थे, अंग्रेज इतिहासकार थे, जिन्होंने कहा था कि मुगल साम्राज्य का अंतिम शासक बहादुर शाह था, जिसके बारे में 2 शब्द लिखे जा सकते हैं, 2 शब्द लिखे जा सकते हैं। इससे आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि बहादुर शाह प्रथम कुछ न कुछ उसमें योग्यता थी और वह अंतिम सम्राट था। और जब जो है बहादुर शाह की जो है मृत्यु हो जाती है तब जो है मुगल दरबार में एक नई परंपरा का जन्म होता है। क्योंकि जब वो जिंदा था तो उसके समय राजकुमारों में युद्ध होता था, राजकुमार जो है वो आपस में लड़ते थे और जब उसकी मृत्यु हो जाती है तो 4 गुट मुगल दरबार में जो है वो प्रकट होते हैं। अर्थात वो जो दरबारी थे वो 4 गुटों में बंटते हैं और 4 गुट जो है वो आपके शुरू होते हैं। उसमें जो पहला गुट था उस गुट का नाम है ईरानी गुट। ईरानी गुट, ईरानी गुट ईरान से आए हुए जो मुस्लिम थे उनको ईरानी गुट कहा गया और वो मुगल दरबार में रहते थे। मुगल दरबार में जो है
वो मंत्री पद धारण करते थे। और यह ईरानी गुट जो है वो शिया मुस्लिम थे। वो कैसे थे? शिया मुस्लिम थे। और इनके जो प्रमुख नेता थे ईरानी गुट के, उनका नाम था जुल्फ़िकार खान। जुल्फ़िकार खान और अली खान। जुल्फ़िकार खान और अली खान। फिर जो है अगला गुट आपका जो है वह होता है अफ़गानी गुट। अफ़गानी गुट। अफ़गानी गुट में मोहम्मद खान और मोहम्मद खान बंगस। ये आप लोग बिल्कुल ध्यान से सुने, कंठस्थ करें, कंपटीशन की दृष्टि से वेरी इम्पॉर्टेंट। अफ़गानी गुट में मोहम्मद खान और मोहम्मद खान बंगस। फिर जो है हिंदुस्तानी गुट। हिंदुस्तानी गुट को सैयद बंधु भी या सैयद गुट भी कहा जाता है। अब देख लें ध्यान से थोड़ा सा, अफ़गानी गुट जो था वो अफ़गान से आए हुए मुस्लिम लोग थे, अफ़गानिस्तान से आए हुए लोग थे, और उसी में जो है वो मंत्री के पद पर थे, और या ये कह लीजिए कि तेज तर्रार लोग थे। हिंदुस्तानी गुट, इसका मतलब कि हिंदुस्तान मूल के, भारत मूल के लोग जो थे, जो मुस्लिम थे, वो सैयद बंधु के नाम से प्रसिद्ध हुए थे। और सैयद बंधुओं ने 3 राजाओं को बनाया था, इसीलिए इनको जो है किंग मेकर की भी उपाधि दी गई थी। इनको किंग मेकर की उपाधि दी गई थी। और ये 2 बंधु थे, ये थे अब्दुल्ला खां और हसन अली। अब्दुल्ला खां और हसन अली। एक बार और देख लें, अब्दुल्ला खां और हसन अली। यह जो 2 नाम है, यह 2 नाम मोहम्मद साहब के जो नवासे थे उनका भी यही नाम था। आप याद करने की एक अच्छी ट्रिक है, इससे आप याद कर सकते हैं, अब्दुल्ला खां और हसन अली। फिर आगे आते हैं तुर्कानी गुट। तुर्कानी गुट मध्य एशिया से जो लोग आए थे, मध्य एशिया से आपके मुगल ही आए थे, और वो इनको कहा गया तुर्कानी गुट। फिर आगे जो देखते हैं, जब बहादुर शाह की मृत्यु हो जाती है, बहादुर शाह की संघर्ष में मृत्यु होती है और बंदा बैरागी ने पराजित किया था, तब जो है बहादुर शाह के 4 पुत्र थे। बहादुर शाह के 4 पुत्र थे, और उन चारों पुत्रों के नाम इस प्रकार हैं, आप लोग थोड़ा सा इसको देखें। जहांदार शाह, जहांदार शाह, अजीमुशान, जहांदार शाह, अजीमुशान, रफ़ी उशान, रफ़ी उशान और जहान शाह, और जहान शाह। तो ये चारों भाइयों में जो है बहादुर शाह प्रथम की मृत्यु के बाद संघर्ष होता है, और संघर्ष होता है, और इनको, इन चारों को निर्लज्ज कहा जाएगा। इतिहास में इनको निर्लज्ज कहा जाएगा, इसलिए कि बहादुर शाह को दफनाए भी नहीं थे। उसकी लाश जो है 1 महीने तक ये लोग रखे रहे, और इनमें उत्तराधिकार युद्ध चलता रहा। और उत्तराधिकार युद्ध जब चलता रहा, वह 1 महीने तक चला। फिर जो है उसमें जहांदार शाह विजयी होता है। जहांदार शाह जो है विजयी होता है, और तब वो गद्दी पर विराजमान होता है। और जहांदार शाह जो है वह इतिहास में इसको लंपट मूर्ख भी कहा जाता है, लंपट मूर्ख। और इसका कार्यकाल 1712 से 1713, अर्थात केवल 1 साल का कार्यकाल था। और यह जो गुट बने थे, मैंने गुटों के बारे में आपको बताया,
और वो गुट ईरानी गुट, ईरानी गुट का मतलब जुल्फ़िकार खान, और ईरानी गुट मतलब जो शिया मुस्लिम थे, और जुल्फ़िकार खान और अली खान ने जो है इनकी सहायता से वो गद्दी पर बैठता है जहांदार शाह। और जब यह गद्दी पर बैठता है तो इसका जो रूल या जो नियम इसने लगाया वह भी मेल मिलाप का ही इसने नियम लगाया। नीति जो थी इसकी मेल मिलाप की थी, और इसी मेल मिलाप के कारण राजपूतों से मधुर संबंध इसने बनाया। और आमेर के राजा जय सिंह को मिर्जा की उपाधि इसने दिया था, मिर्जा की उपाधि दिया था। और मिर्जा की उपाधि के साथ साथ इसने उसको जो है राजा जय सिंह को जो है वो मालवा का जो है वो गवर्नर भी बनाया था, मालवा का गवर्नर भी बनाया था, मालवा का गवर्नर भी बनाया था। आप लोग ध्यान दे लें, मालवा का गवर्नर बनाया। और मारवाड़ के राजा अजीत सिंह, मारवाड़ के राजा अजीत सिंह को भी गवर्नर बनाया था। इस तरीके इसने बहुत सारे रियासतों से मधुर संबंध स्थापित किया। इसका एक मुख्य जो है मेन इसने जो व्यवस्था लागू की थी उसका नाम है इजारा व्यवस्था। इजारा व्यवस्था भूमि राजस्व से संबंधित था, कहीं कहीं किताबों में कृषि संबंधी भी दिया है। इजारा व्यवस्था का मतलब है कि भू राजस्व व्यवस्था में ठेकेदारी प्रथा कायम करना। भू राजस्व व्यवस्था में ठेकेदारी प्रथा कायम करना, इसे ही इजारा व्यवस्था कहते हैं। भूमि जो है वो भू राजस्व ठेके पर इसने दे दिया। यह आपका ये हो गया। फिर जो है बाद में जो है ये जहांदार शाह जो है यह युद्ध में मारा जाता है। यह युद्ध में जो है जहांदार शाह जो है मारा जाता है। और जब यह युद्ध में मारा जाता है तब जो है वह फर्रुख सियर जो है वह गद्दी पर बैठता है। और जहांदार शाह का ये लड़का ही था फर्रुख सियर। फर्रुख सियर का कार्यकाल जो है वह 1713 से 1719, 1713 से 1719। और इसको जो है इतिहास में घृणित कायर के भी नाम से जाना जाता है। और यह युद्ध में कैसे बैठा था, किसकी सहायता से बैठा था, तो वो जो गुट मैंने बताया था सैयद बंधु, उन्हीं सैयद बंधुओं के माध्यम से जो है ये गद्दी पर बैठता है। और जब यह गद्दी पर बैठता है तो इसने जो है निज़ाम उल मुल्क, जिसे चिनकिलिच खां के नाम से भी जाना जाता है, और निज़ाम उल मुल्क को जो है हैदराबाद का सूबेदार बना देता है, हैदराबाद का सूबेदार बना देता है। और चूंकि यह सैयद बंधुओं के सहयोग से बैठा था तो सैयद बंधुओं को भी इसने अच्छे पद दिए। और उसमें जो है अब्दुल्ला खां को जो है इसने वजीर का पद, वजीर उस समय जो है वह प्रधानमंत्री की पोस्ट होती थी, प्रधानमंत्री की पोस्ट, मुख्य मंत्री, प्रधानमंत्री मतलब सबसे बड़ा, जो आज के प्रधानमंत्री उसी तरह के प्रधानमंत्री। और उसी के बाद जो है उसने हुसैन अली, जो उसके भाई थे, हुसैन अली को उसने मीर बख्शी की उपाधि दिया था, हुसैन अली को मीर बख्शी की उपाधि जो है उसने दिया था। अब एक बात और ध्यान दे लें,
हुसैन अली और अब्दुल्ला और हुसैन अली, अब्दुल्ला खां और हुसैन अली, यह दोनों इतने शासन में जो है इनका दबदबा हो जाता है, दबाव इन्होंने बना लिया था कि इनके बगैर जो है वह जो शासक था जहांदार शाह, वह कोई काम नहीं कर सकता था। जहांदार शाह जो था इनके बगैर वो कोई कार्य नहीं कर सकता था। इसीलिए जो है जहांदार शाह का सैयद बंधुओं से संबंध बाद में बिगड़ जाता है, और इतना बिगड़ जाता है कि निजाम उल मुल्क की सहायता से सैयद बंधुओं की जहांदार शाह ने हत्या करा दी थी। सैयद बंधुओं की हत्या करा दी थी, क्योंकि वह दोनों उसको बहुत परेशान किए थे। और सैयद बंधुओं को किंग मेकर के भी नाम से जाना जाता है। और फर्रुख सियर जो था, ये तो आपका ये हो गया फर्रुख सियर। और फर्रुख सियर जो है वो उसका एक साथी था मीर जुमला। फर्रुख सियर का एक साथी था मीर जुमला। मीर जुमला जो है उसकी बात बहुत मानता था फर्रुख सियर। फर्रुख सियर इसकी बहुत मानता था बात। एक बात ध्यान दे लें, फर्रुख सियर के कार्यकाल को अगर हम देखते हैं तो फर्रुख सियर के ही काल में EIC ईस्ट इंडिया कंपनी को जो है वह दस्तक अर्थात मुक्त व्यापार क्षेत्र मिलता है बंगाल का। यह सबसे बड़ी घटना है, बंगाल की EIC को दस्तक मिलता है और दिल्ली समझौता इसके कार्यकाल में होता है, और सैयद बंधुओं की हत्या, यह मैंने आपको बता दिया। सैयद बंधुओं की हत्या इसने कराया था क्योंकि इससे वो बहुत परेशान था। और फिर जो है ये इसके कार्यकाल आप देख लिए। अब जो है कल मैं आप लोगों को इसी में आगे की चर्चा करूंगा, क्योंकि यह आधुनिक भारत का इतिहास है, कंपटीशन की दृष्टि से वेरी इम्पॉर्टेंट। एक बार आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लें। धन्यवाद।